ओके जी, एक बुक मिल जाएगी मुझे। एक अदद किताब दीजिएगा प्लीज़। शुक्रिया भाई। ओके जी, सबसे पहले आ जाइए। सुबह वाला जो एक सवाल था उसकी एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई थी, वो एडजस्टमेंट हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं। आखिरी सफ़ा था वो। ओके जी, पेज नंबर 448, क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें, और इसमें हमारी छठी एडजस्टमेंट रह गई थी। इन नवंबर 2018 20% राइट शेयर्स वर इशूड एट ₹13 ईच। हमने क्या किया, नवंबर 2018 में हमने 20% राइट शेयर्स इशू किए ₹13 ईच पे। ओके, ये 20% का क्या मतलब है? 20% का सिंपल मतलब ये है, ज़रा देखिएगा इधर। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, और हमारी एग्जांपल में आई थिंक ऑडी चल रही थी, अगर ऑडी के 100 शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं और कंपनी कहती है कि जी हम 20% शेयर्स जो हैं वो आपको मजीद दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जितने आपके पास होंगे आप उस पर 20% लगाएंगे तो ये 20 शेयर्स बनते हैं। ठीक होगी बात? टोटल आपके पास हो गए 120। यानी कि इस 20 को मैं ये कह सकता हूं, जरा थोड़ा सा एनालिसिस लगाएं फिर समझाता हूं ये बना कैसे। हर 5 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिल रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये बात दुरुस्त है? अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर मिल रहा है, तो इसलिए उसने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। जो 5 आपके पास मौजूद होंगे उसके बदले में आपको 1 शेयर दिया जा रहा है। 20% का मतलब ये है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ओके, अगली बात यह है कि राइट शेयर होता क्या है। सुबह हमने बात की थी बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स आपको पता है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते हैं। राइट शेयर्स क्या होते हैं जी? राइट शेयर्स, राइट का मतलब है हक, ठीक है, हक। राइट शेयर का मतलब ये होता है कि जी जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको हम ये हक देते हैं कि अगर वो चाहें तो हमसे मजीद शेयर्स ले लें। अब सवाल ये है कि मजीद, अगर मेरे पास ऑडी के 100 शेयर्स हैं, मैं क्यों लूँ मजीद? चाहिए होगा तो मैं मार्केट से ले लूँगा, इनसे क्यों लूँ? सर ये मार्केट से सस्ते रेट पे आपको देते हैं, ठीक है। सब बस इसके अंदर जो एक अट्रैक्टिव ऑफर है वो यही है कि मार्केट से कम रेट पे देते हैं। अगर मार्केट में ये शेयर 20 रुपए का मिल रहा है, हो सकता है ये कह दें जी मैं आपको 14 रुपए का देता हूँ, मैं आपको 15 का देता हूँ, आप 16 का देता हूँ। तो आपके जेहन में एक बात आती है कि यार अगर मैं 16 रुपए का शेयर इससे लेके मार्केट में 20 का बेच दूँ तो मुझे 4 रुपए का फायदा हो जाएगा और कंपनी को 16 रुपए मिल जाएंगे। तो अगर कंपनी को 16 रुपए मिल जाएंगे तो कंपनी का भी काम चल जाएगा और आपको भी ये ऑप्शन मिल जाएगी। सुबह क्यों नहीं आया तू? सुबह आंख नहीं खुली। ओके, तो यहां तक बात समझ आ गई। तो इसका मतलब यह है कि राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है? राइट शेयर्स का मतलब यहां पर यह होता है कि कंपनी आपको कहती है कि आप मार्केट से सस्ते दामों मेरे से ये शेयर्स ले लें। अब यहां पर क्या हुआ, नवंबर 18 में 20% राइट शेयर्स वर इशूड एट ₹13 ईच। 13 रुपए के हमने शेयर्स इशू कर दिए। अब यहां पे सवाल में मार्केट प्राइस वगैरह मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कंपैरिजन नहीं बता सकता कि हो सकता है मार्केट में ज्यादा हो, लेकिन 13 रुपए के शेयर जो है वो उन्होंने हमें इशू किए, ऑप्शन दी। अब सवाल में नहीं पता कितने लोगों ने ये सब्सक्राइब किए होंगे, कितने लोगों ने लिए होंगे, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि चूंकि 20% इशू हो गए, कंपनी की तरफ से निकल गए, तो कंपनी की तरफ से निकले तभी निकले ना अगर लोगों ने अवेल की ऑप्शन। तो इसका मतलब है जब लिख दिया गया कि राइट शेयर्स इशू कर दिए गए, तो इसका मतलब है कि ऑफर भी दे दी गई, लोगों ने खरीद भी लिए, तब ही इशू हुए, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अब अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए ना मेरे भाई, ये वाली सिचुएशन आ जाए राइट शेयर की, तो भाई आपने जो है ना वो 3 तरह की वर्किंग्स करनी है। गौर करें, गौर करें। 13 रुपए के इशू हुए, हमारी फेस वैल्यू क्या है? हमारी 10 रुपीज है। तो सुबह वाली बात कुछ याद आई कि 10 रुपए तो शेयर कैपिटल में जाएंगे, 3 रुपए प्रीमियम में चले जाएंगे और 13 रुपए का कैश आ जाएगा। हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में कैश तो आता नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स का, सॉरी, शेयर कैपिटल का कॉलम आ रहा होता है और शेयर प्रीमियम का कॉलम आ रहा होता है, तो वो दोनों बातें तो होंगी। इसका मतलब है शेयर कैपिटल के 10 रुपए भी वहां पे ऐड होंगे, बढ़ेंगे, और शेयर प्रीमियम भी वहां पे ऐड होगा। सवाल यह है कि मैंने कितने शेयर इशू किए? पहला सवाल ये है, क्योंकि मुझे अगर आप ये बता दें कि मैंने इतने शेयर इशू किए, मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल निकाल लूंगा, मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके शेयर प्रीमियम निकाल लूंगा। तो मुझे बता दें कि नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने इशू किए, मेरी बस इसमें मदद कर दें जी। क्या तरीकेकार हो सकता है? और आप लोगों के पास पूरा सवाल मौजूद है, मेरे पास पूरा सवाल मौजूद नहीं है। आपको यह बात पता है, चले मुझे जबानी तो याद ही है सवाल
शेयर कैपिटल का कॉलम था, उसके नीचे 50 मिलियन रुपए के मैंने शेयर कैपिटल इशू किया हुआ था। 50 मिलियन रुपीस थे, उसके अगर मैं शेयर्स बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं, मैं नंबर ऑफ शेयर बना सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक शेयर 10 रुपए का है। तो क्या 50 को अगर डिवाइड बाय 10 करूं तो 5 मिलियन शेयर्स बन जाएंगे मेरे, जबानी बात करते हैं। उसके बाद मैंने एक कैश डिविडेंड दिया था, वो तो निकल गया, वो तो उसमें आता ही नहीं है। फिर एक और कैश डिविडेंड दिया था, वो भी शेयर कैपिटल में नहीं आता। फिर मैंने एक बोनस डिविडेंड दिया था, याद है सुबह, सवाल आपके सामने है। जब बोनस डिविडेंड दिया था तो उसमें 3 रुपए मेरे शेयर कैपिटल में ऐड हुए थे। वो अगर 3 रुपए मेरे शेयर कैपिटल में ऐड हुए थे, क्या वो भी मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे? वो भी बनेंगे। इसका मतलब है 50 पहले वाला और 3 बाद वाला, अगर मैं इसको टोटल करके डिवाइड बाय 10 कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो कि राइट इशू से पहले है। क्या ये बात आपको समझ आई? तो इसीलिए सबसे पहले जो हमने यहां पर काम करना है, वो क्या काम करना है, वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं जस्ट बिफोर राइट इशू। तो जब भी राइट इशू आए सवाल में, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के आपने ये 3 काम कर लेने हैं। सॉरी, प्रॉब्लम? नंबर ऑफ शेयर्स जस्ट बिफोर राइट इशू। सबसे पहले आपने यह काम करना है कि राइट इशू से फौरी पहले, बिल्कुल पहले, जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे, जरा देखिए, हमारे पास एक पड़ा हुआ था ₹50 मिलियन शेयर कैपिटल वाला, क्या ख्याल है? फिर हमारे पास पड़ा हुआ था ₹3 मिलियन बोनस डिविडेंड वाला। ये तो वैल्यूज हैं भाई, ये वैल्यूज हैं, और इन सब की पार वैल्यू पर शेयर क्या है? ₹10 पर शेयर। क्या इस तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ सकते हैं? अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ सकता है। बोलिए, सब अच्छा है? बताएं कितने शेयर बनते हैं जी? 5.3 मिलियन बनेंगे। ये 5.3 मिलियन शेयर्स थे मेरे पास राइट इशू से पहले। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब मुझे बताइए मैंने कितने शेयर्स इशू किए होंगे, कितने शेयर इशू किए होंगे? ये पहला स्टेप है जो आपने करना है, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशू। दूसरा स्टेप ये है कि मैंने कितने शेयर इशू किए होंगे। इतने तो शेयर्स पड़े हुए थे ना टोटल, अब इन लोगों ने 20% शेयर्स इनको दिए होंगे हमने, ऐसी है ना, जितने लोग पड़े थे उन्हीं के शेयर्स है ना। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? मिसाल के तौर पे ये 3 लोग हैं, इनके नाम क्या हैं? इमरान खान, बाजवा, आसिम, पता नहीं कौन है। ये 3 लोग हैं यार, मतलब नाम लिखे हैं मैंने, मैं क्या बात कर रहा हूँ यार, अजीब लोग, अब नाम लिखने में पाबंदी है यार, मुझे क्या पता कौन है ये, मैंने नाम से मैंने लिख दिया। ये मेरे दोस्तों के नाम है, अब बताओ, रोल मॉडल है मेरे तीनों, अब बताओ। अजीब। तो इसके पास मिसाल के तौर पे 5 शेयर्स हैं, इसके पास मिसाल के तौर पे 10 शेयर्स हैं, सब कुछ है, इसके पास 20 शेयर्स हैं। ओके, अब जरा सुने, अब जरा सुने, देखिए, क्या 20% इनको दिए जाएंगे? 5 का 20% बनता है 1, क्या इनको भी 20% दिए जाएंगे? 2, क्या इनको भी 20% दिए जाएंगे? 4। तो इसका मतलब है मैंने टोटल 7 राइट शेयर्स इशू कर दिए। अब ये काम क्या कैसे करना है, ये मुझे इतना पता है कि मेरे पास टोटल शेयर्स हैं 35। अगर मैं 35 का 20% निकालूं तो कितना बनता है? वही 7 बन रहा है भाई। तो ये जो टोटल शेयर्स लोगों के पास हैं, क्या ये वही नहीं है? वही है ना टोटल शेयर जो लोगों के पास है। तो अगर मैं टोटल को ही 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देख लें, इंडिविजुअल कैलकुलेशन का भी आंसर वही आएगा, टोटल का भी वही आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये 5.3 मिलियन शेयर्स अगर मैं 20% से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि मैंने कितने राइट इशू किए हैं। क्या अब ये बात सबको समझ आ गई? बताइए कितने बनते हैं? 1 मिलियन शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं जो कि मैंने राइट इशू किए होंगे, जो मैं क्या निकालना चाह रहा था। ठीक होगी बात? ये बात क्लियर है? चलें जी, तीसरे स्टेप पे आपने कर देनी है एंट्री, जो कि बड़े होके आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। हर शेयर पे आपको 13 रुपए, बोलिए 13.78 मिलियन रुपीस के आपको मिल रहे होंगे, बोले ओके। लेकिन शेयर कैपिटल में तो आप सिर्फ और सिर्फ
फेस वैल्यू से कर सकते हैं भाई, तो 1.06 इंटू 10.6, और शेयर प्रीमियम में ऊपर वाली अमाउंट 1.06 शेयर्स इंटू 3, बोलिए 3.18, 3.2 कर ले, नहीं फिर बराबर नहीं होगा, सॉरी 3.18 कर ले, ठीक होगी बात। ये बेसिकली हमें चीजें चाहिए थी, एक तो हमें ये चाहिए था और एक हमें ये चाहिए था। ये तो आपको पता है वैसे ही बैलेंस शीट में चला जाएगा या कैश के अकाउंट में चला जाएगा, इसका तो हमें कुछ नहीं करना। अब सुबह वाला सवाल जहां हमने जगह छोड़ी थी, शेयर कैपिटल था सबसे पहले, फिर शेयर प्रीमियम था, फिर क्या था जी, रिटेन्ड अर्निंग्स था, रिवैल्यूएशन सरप्लस था, और जनरल रिजर्व था, और एंड पे टोटल था। जो भी वैल्यूज थी वो आपने लिखी होंगी। यहां पे जो आपके पास खाली जगह थी वहां पे आप लिखेंगे राइट इशू। राइट इशू आपके पास आ रहा है जी वर्किंग वन से। शेयर कैपिटल में कितना इजाफा हो रहा है, 10.6, 10.6 कर दें। शेयर प्रीमियम में इजाफा हो रहा है 3.18, 3.18 कर दें। बस ये दो नंबर आपने ऐड करने। बात समझ आ गई। अब आप ये अपने पास रजिस्टर पे लिखें, सारा सवाल आपकी रजिस्टर्स पे बना हुआ है। यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस पे मुझे बता दीजिए कि टोटल्स क्या क्या आते हैं, और टोटल का कॉलम फिर एंड पे देखते हैं। ये टोटल मुझे क्लोजिंग बैलेंस सबके बता दें। शेयर कैपिटल का कितना आता है जी, 63.60, ये तो 3.18 ही आएगा। ये बता दें रिटेन्ड अर्निंग्स 50.50। ये प्लीज क्रॉस चेक भी करते जाए साथ साथ, गलती ना हो जाए। सरप्लस में तो कुछ नहीं था, जनरल रिजर्व में आई थिंक 12 था शायद। ओके, टोटल कैसे करेंगे, जो जो लाइन आइटम आ रही है ओपनिंग बैलेंस का टोटल बता दें कितना है, 80। फिर इसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल आ जाएगा, सबके टोटल्स आ जाएंगे, और वो आप हॉरिजॉन्टली भी टोटल कर सकते हैं। तो ये आप कंप्लीट करें, उसके बाद हम आते हैं रेक्टिफिकेशन के सवाल पे। सब अच्छा है, ओके। जी नोट हो गया भाई? जी
चलो जी मिटा दूं। वो बोले ये भी मिटा दूं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या याद है कि भूल गए? अभी उस दिन याद कराई थी। ओके, अब जरा सुनिएगा प्लीज ध्यान से। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सेल्स डे बुक बनती है, ऐसे ही है। ओके, लेट्स अज्यूम 3 लोग हैं, ए बी एंड सी, जिनको आपने उधार पे सेल की। टोटल बन गया 350। ओके, अगर ये 350 बन गया, इसके बाद आप क्या एंट्री करते थे? एक आप बनाते थे डेटर कंट्रोल अकाउंट, जिसमें आप डेबिट करते थे 350, एक काम करते थे, और दूसरी तरफ आप करते थे सेल्स, और सेल्स में यही क्रेडिट करते थे 350। ये 350 इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। कोई प्रॉब्लम? ओके, इसके साथ ही साथ आपको याद है एक रफ वर्क होता था जहां पे सब्सिडी लेजर्स बन रहे होते थे। उस सब्सिडी लेजर में आपके पास एक ए का लेजर होता था, बी और सी। ओके, तो ए में क्या होता था जी? डेबिट 200, 100 और 50। याद है कि नहीं? याद है? सब सब्सिडी लेजर्स इन तीनों के बनते थे। यहाँ पर जो आपका वो छोटा अकाउंटेंट होता था, छोटा शौकत, वो ये लेजर्स बनाता रहता था, साथ ही लिस्ट अपडेट करता था। आप क्या करते थे? मंथ एंड पे आते थे, चेक करते थे, हाँ भाई एंट्री हो गई, एंट्री हो गई, एंट्री हो गई, एंट्री हो गई। उसको इजाज़त नहीं होती थी कि वो मेन किताबों पे हाथ लगा सके, वो उसका ताल्लुक बस इधर ही होता था, वो रफ किताबों तक ही होता था। तो बस रफ किताबों में उसने अपने खाते मेंटेन किए होते थे, मेन खाते जो आपके हैं उसमें उसका कोई अमल दखल नहीं होता था। जैसे घर में मेहमान आते हैं तो आपका ड्राइंग रूम में दाखिला बंद कर दिया जाता है कि तुम बस बाहर निकलो, ये लाउंज तक बैठे रहो या किचन तक बैठे रहो, तुमने ड्राइंग रूम में नहीं आना। तो इसका मेन दाखिला बंद है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता था कि उसको कहा जाता था कि तुम अपने हिसाब से चीजें मेंटेन करते रहो ऐसे, लेकिन तुमने मेन चीजों में दाखिला नहीं करना। उसकी वजह यह है कि अगर तुमने यहां पे कोई गलती कर दी तो उसकी गलत एंट्री यहां पर चली जाएगी, और यहां पर चली गई तो ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस गलत होगा तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी। यही काम करते थे हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मिसाल के तौर पर अगर यहां पर कोई गलती हो जाए, 350 की बजाय कास्टिंग एरर याद है आपको, आपने 250 लिख दिया। अगर आपने 250 लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके डेटर में भी गलत अमाउंट चली गई और आपके सेल्स में भी गलत अमाउंट चली गई। क्या ये बात सबको समझ आई? अब अगर सवाल में वो कह दे कि सेल्स डे बुक बनाते हुए कोई कास्टिंग एरर हो गया था, तो आप क्या एंट्री क्या करेंगे? ठीक, आप एंट्री क्या करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? असल अब हुआ क्या? हुआ ये डेबिट डेटर क्रेडिट सेल्स कितने से हो गया? 250 से। होना कितने से चाहिए था? 350 से। तो इसका मतलब है कि आप डेबिट करेंगे डेटर मजीद 100 से और क्रेडिट सेल्स करेंगे मजीद 100 से। कोई मसला? यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब जरा अल्फाज सुनिएगा। अगर तो आपका डेटर कंट्रोल अकाउंट बन रहा है, सवालों में मेंशन होता था डेटर कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड नॉट मेंटेन्ड, अब याद आया? कुछ सवाल हमने किए थे। अगर वो कह दे कि डेटर कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड देयर इज अ कास्टिंग एरर इन सेल्स डे बुक, इट मींस द एडजस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ अकाउंट्स। ये देखें, दोनों अकाउंट्स में एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर तो आपका सेल्स डे बुक बनाते हुए कोई कास्टिंग एरर आ गया और आपका डेटर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको एडजस्टिंग एंट्री दोनों में करनी पड़ेगी, क्योंकि यह गलती दोनों में जा चुकी हुई है। ये बात सबको समझ आई? अगला सिनेरियो, मिसाल के तौर पे हम डेटर कंट्रोल अकाउंट बनाते ही नहीं है। ठीक है, नहीं बनाते, कोई इसमें कबाहत वाली बात तो नहीं है, हम बनाते ही नहीं। सबमिट टाइम वापस करें, सिनेरियो वापस लेके, ये 350 बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये 350 बिल्कुल ठीक है
तो मुझे बताइए, हम डेटर कंट्रोल अकाउंट अगर नहीं बनाते तो डेटर में एंट्री कहां से जाती है? सर ये जो छोटा शौकत होता है ना, इसने ना इधर एक समरी भी बनाई होती है, उसने अपनी समरी एक रफ कागज पे बनाई होती है, 200, 100 और 50, 350। हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं यहां पे, और इधर हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो भाई ये 350 यहां से उठ के गया होता है इधर, ये डेटर्स में, और सेल्स यहां से आ रही होती हैं 350, ये सेल्स। और अगर अब यहां पर गलती हो गई तो सेल्स कितने की आई होंगी? 250 की, और कितने की गई होंगी? 250 की। लेकिन क्या इस वैल्यू को देखते हुए डेटर कंट्रोल अकाउंट में एंट्री हुई? सर वो तो बनता ही नहीं है, डेटर कंट्रोल अकाउंट तो बनता ही नहीं है, हम तो एंट्री यहां से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उसने सवाल में कह दिया कि डेटर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनता और सेल्स डे बुक में कोई कास्टिंग एरर आ गया, तो एडजस्टमेंट अब क्या होगी? अब एडजस्टमेंट होगी, सेल्स को 100 रुपए से बढ़ाने की जरूरत है। अब क्या डेबिट डेटर करेंगे? सर डेटर तो बिल्कुल ठीक है, अब आप करेंगे डेबिट सस्पेंस। तो ये बात थी जो कि आपको समझानी थी कि अगर सवाल में डेटर कंट्रोल अकाउंट ना बन रहा हो और कास्टिंग एरर आ जाए तो एडजस्टमेंट किधर होगी? सस्पेंस में और सेल्स में। और अगर सवाल में डेटर कंट्रोल अकाउंट बन रहा है और कास्टिंग एरर आ गया तो फिर एडजस्टमेंट किसमें होगी? फिर दोनों में होगी। यहां तक सब साथ है? जरा 1 मिनट बस आंखें बंद करके ना ये चीजें याद करें, किसी और को याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये आंखें बंद करके जरा देखें, ये सोने की जरूरत नहीं है, तू सोना शुरू हो गया। जरा रिकॉल करें इस चीज को प्लीज, रिकॉल करें इस चीज को प्लीज, कि सारी बातें आपको समझ आती हैं। डेटर कंट्रोल अकाउंट कब बनाना है, कब नहीं बनाना? जी हाँ, जब मेंटेन हो रहा है मतलब बनाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जब मेंटेन हो रहा हो, कास्टिंग एरर हो, तो डेटर और सेल दोनों में एडजस्टमेंट। जब मेंटेन ना हो रहा हो, एरर हो, तो सिर्फ सेल्स के साथ सस्पेंस में एडजस्टमेंट। यार 8 लाइनें हैं, मैंने 8 में एक एक बंदा बैठा देना, ये देख लेना जी। हाँ ये छोटे शौकत ने बनाई होगी, वो हम एक समरी वहां से बना लेते हैं। ओके ठीक है जी, यहां तक सब अच्छा है। ओके अब अगली बात सुने। टूट गया फोन? अच्छा कैलकुलेटर था। ओके चलें जी प्लीज, अब आइए। लेट्स अज्यूम कास्टिंग एरर नहीं है, कास्टिंग एरर कोई भी नहीं है। ये 350 हो गया, ये भी 350 हो गया, और ये भी 350 हो गया, सब अच्छा गया हुआ। अब आप ऐसे शहजादे हैं, आपने इस 200 को 500 कर दिया, बैलेंस में गलती हो गई, अब कास्टिंग एरर नहीं है, अब कास्टिंग एरर नहीं है, अब एंट्री में गलती हो गई। ये टोटल बिल्कुल ठीक है, 600, 650। अब जरा गौर करें, अब डेटर कंट्रोल अकाउंट बनाए या ना बनाए, ये भी गलत आ जाएगा। बोले ये भी गलत आ जाएगा, ये भी गलत आ गया, और यहां से 650 ये भी गलत आ गया, और ये जो सेल्स आपने की होंगी ये भी 650 की हो गई, और ये भी 650 का हो गया। इसका मतलब ये है कि अब सारा कुछ ही गलत हो गया। अब सवाल में डेटर कंट्रोल अकाउंट बने या ना बने, आपको दोनों में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इट मींस के टाइप ऑफ एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कास्टिंग एरर सिर्फ सम में मसला है तो डेटर कंट्रोल अकाउंट बनता है, तो दोनों में एडजस्टमेंट। अगर सिर्फ सम में मसला है, कास्टिंग में मसला है, डेटर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनता, तो सेल और सस्पेंस में एडजस्टमेंट। और अगर मसला सम में नहीं है भाई, मसला ऊपर ही किसी एंट्री में, तो इसका मतलब है चाहे डेटर कंट्रोल अकाउंट बने या ना बने, फिर दोनों में ही मसला है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ये बात सबको समझ आ गई? कौन सी वाली समझ नहीं आई? पहले ही मुझे ये बताओ, मेरे भाई को बुक्स ऑफ प्राइमरी आती हैं कि भूल गई हैं? पहले ये तो बताओ मुझे। एरर सर, ए से हमने 200 रुपए की परचेज की थी, करना था डेबिट डेटर क्रेडिट कैश 200, क्रेडिट सेल 200, मैंने कर दिया। अच्छा वैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में मैं एंट्री करूंगा क्यों? पहले मुझे ये बताओ, मुझे भी कंफ्यूज करी जा रहा है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती हैं?
बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्री नहीं होती भाई। सुनो जरा सुनो, मैं सबसे पहले एक कागज पर लिस्ट बनाता रहता हूं कि मैंने किस किस को उधार सेल की। ये मैं अभी वो लिस्ट बना रहा हूं। मैंने इसको 200 की सेल की थी, मैंने गलती से यहीं पे 500 लिख दिया। जब मैंने इस लिस्ट पे 500 लिखा होगा तो छोटे शौकत ने अपने पास भी 500 लिख लिया होगा, जो वो रफ लेजर बना रहा है अपने पास। तो इसका मतलब है गलती यहां पर थी, वो वही गलती यहां पर चली गई, वही गलती यहां पर आ गई, वही गलती यहां पर आ गई, और डेटर कंट्रोल अकाउंट बने या ना बने ट्रायल में भी चलेगी। क्योंकि अगर कंट्रोल अकाउंट बन रहा होगा उसमें भी 650 आ रहा होगा गलत वाला, यहां पे भी ट्रायल में 650 गलत वाला जा रहा होगा। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। ओके, अब बात समझ आई? ओके, लिखें जी अब असूल। अब ये जो तमाम बातें हुई इसके असूल लिखें, सुनहरी असूल। अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, 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 अच्छा आगे सॉरी, अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो सेल्स डे बुक में, तो सेल्स डे बुक में, तो सेल्स डे बुक में कास्टिंग एरर को, तो सेल्स डे बुक में कास्टिंग एरर को सिर्फ सेल्स में ठीक करेंगे। अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो सेल्स डे बुक में कास्टिंग एरर को सिर्फ सेल्स में ठीक करेंगे, और दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस में ले जाएंगे। और दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस में ले जाएंगे। दूसरा उसूल लिखिए, दूसरा उसूल लिखिए। अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो सेल्स डे बुक में, तो सेल्स डे बुक में कास्टिंग एरर को, तो सेल्स डे बुक में कास्टिंग एरर को सेल्स और डेटर्स दोनों में ठीक करेंगे, सेल्स और डेटर दोनों में ठीक करेंगे। तीसरा असूल है भी मेरे दोस्त, और सबसे बड़ा असूल यही है। अगर सेल्स डे बुक में ही एंट्री गलत हो गई, अगर सेल्स डे बुक में ही एंट्री गलत हो गई, अगर सेल्स डे बुक में ही एंट्री गलत हो गई, अगर सेल्स डे बुक में ही एंट्री गलत हो गई तो उससे बनने वाले लेजर्स भी गलत होंगे। अगर सेल्स डे बुक में ही एंट्री गलत हो गई तो उससे बनने वाले लेजर्स भी गलत होंगे, तो उससे बनने वाले सब्सिडी, उससे बनने वाले लेजर्स भी गलत होंगे। तो तो डेटर कंट्रोल अकाउंट लिखें आगे, तो डेटर कंट्रोल अकाउंट बने या ना बने, तो डेटर कंट्रोल अकाउंट बने या ना बने, एडजस्टमेंट सेल्स और डेटर दोनों में होगी। तो एडजस्टमेंट सेल्स और डेटर्स दोनों में होगी। तो डेटर कंट्रोल अकाउंट बने या ना बने, एडजस्टमेंट सेल्स और डेटर्स दोनों में होगी। ठीक है जी, बात समझ आ गई? सब अच्छा है यहां तक जी? बस मर्जी है, ये आपकी ऑप्शन होती है, जरूरी नहीं आप बनाए। हो सकता है आप डायरेक्टली बैलेंस उसके अंदर ले जाए, यहां से ले जाए, लिस्ट ऑफ समरी से बना के समरी से उठा के ले जाए, तो ये अपनी मर्जी होती है। इफ यू ट्रस्ट योर छोटा शौकत तो कोई मसले वाली बात नहीं। ओके जी,
सवाल नंबर है जी 5, पेज नंबर 394 पे। BA Enterprises, question number 5. The accountant of BA Enterprises prepared a statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2013, which showed gross profit of 10,50,000 and net profit of 6.5 लाख. The company sells goods at cost plus markup of 20%. ये मार्जिन और मार्कअप की बात मैंने आपको पहले बता दी हुई है कि मार्कअप का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के ऊपर लग रहा है और मार्जिन जो है वो सेल्स के ऊपर लग रहा है. Ascertain the correct amount of gross and net profit for the year. हमने सही ग्रॉस और नेट प्रॉफिट निकालना है. मेरे ख्याल में ये एडजस्टमेंट्स आपको पता है कैसे करनी है. जो एडजस्टमेंट ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर होती हैं वो वहां पे कर देंगे, जो एडजस्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे होती हैं वो नेट प्रॉफिट में कर देंगे, और एंड पे जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा एडजस्टेड और अनएडजस्टेड, उसका डिफरेंस भी ला के नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर देंगे. ये लास्ट हमने सवाल में किया था. चले जी, फॉलोइंग एरर्स ओमिशंस वर फाउंड ऑन अ डिटेल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ये एंट्रीज हमने सिरे से की ही नहीं. ओके. फ्री सैंपल्स कॉस्टिंग ₹25,000 वर सेंट टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर. जी कुछ सैंपल थे आप जैसे जो कि लोगों को थमा दिए गए. बता दिए जी क्या करना है इसका. इसकी एंट्री क्या होगी. एडवर्टीजमेंट क्यों करेंगे डेबिट. जी बिल्कुल. सैंपल जो होता है ना वो बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट की ही स्ट्रेटेजी होती है. जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो सबसे पहले उसके सैंपल जो है वो लोगों को दिए जाते हैं ताकि लोग जो है वो टेस्ट वगैरह करके देख लें कि ये ठीक ठाक है. तो इसीलिए ये कौन सा सवाल है जी. क्वेश्चन बैंक है ये. क्वेश्चन बैंक का 5. ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन. मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट 1 में ओरिजिनल कुछ भी नहीं होगी, रॉन्ग कुछ भी नहीं होगी, और रेक्टिफिकेशन क्या होगी. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और क्या चीज. परचेजेस क्रेडिट होंगी भाई. गुड्स है ना, गुड्स आपके पास तो गुड्स पड़ी होंगी. परचेजेस क्रेडिट कितने से. सर ये कॉस्ट पे जाएंगी कि सेल पे जाएंगी. कॉस्ट पे जाएंगी सेल पे जाएंगी. बिल्कुल कॉस्ट पे जाएंगी. 25 और 25. ओके मेरे भाई. चले जी, अब यहां पे हम एडजस्टमेंट्स भी ले लेते हैं. अनएडजस्टेड ग्रॉस बता दें कितना है. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी. 1050 रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं बस. ठीक है. और अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी बता दें. अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट इज 650. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर होता है नीचे होता है. नीचे होगा ना. नीचे सेलिंग कहीं पे जाके होगा. तो इसका मतलब ये है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है. अगर बढ़ रहा है तो मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है. तो एडजस्टमेंट 1 के तहत हम कहेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट कम हो रहा है 25 से. और दूसरी तरफ परचेजेस में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है. अगर परचेजेस में कमी हो रही है मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में कमी हो रही है. कॉस्ट ऑफ सेल में कमी हो रही है, खर्चे में कमी हो रही है. खर्चे में कमी मतलब प्रॉफिट में इजाफा. कितने से. 25 से. ये लीजिए. तो ये एडजस्टमेंट हमारी तैयार है. आगे चलिए जी. गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज. बस ठीक है. अगली एडजस्टमेंट कुछ और है. 10,000 की चीजें ओनर जो है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले गया. क्या एंट्री करेंगे. इसकी एंट्री तो सिरे से हुई कोई नहीं. अच्छा ओरिजिनल एंट्री सॉरी मैं नहीं लिख रहा यहां पे. ओरिजिनल भी तो लिखनी चाहिए थी. क्या ख्याल है. परचेजेस जी बताइए. ड्राइंग्स कितनी वैल्यू है. 10 और परचेजेस 10. ले जी. रॉन्ग तो एंट्री हुई कोई नहीं तो रॉन्ग क्या. तो रेक्टिफिकेशन में भी हम सेम ही लिखेंगे. परचेजेस 10. तो क्या ड्राइंग्स का प्रॉफिट पे इंपैक्ट होता है. ड्राइंग्स का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा. हाँ परचेजेस में कमी हो रही है. तो अगर परचेजेस में कमी हो रही है तो मतलब प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है. एडजस्टमेंट नंबर 2 10 से. सब अच्छा है जी. ओके.
उसके बाद इसी का अगला जुमला है गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ 2500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स। जो चीजें जिनकी वैल्यू सेल वैल्यू 2500 थी वो ऑफिस के रिपेयर के लिए इस्तेमाल हो गई। तो भाई ऑफिस रिपेयर के लिए क्या मुझे सेल्स वैल्यू पे करनी चाहिए कि कॉस्ट पे करनी चाहिए? मुझे कॉस्ट पे करनी चाहिए, मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 ही है भाई, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। अच्छा, अब वैल्यू 2500 है, 2500 है। सवाल में उसने बताया हुआ है कि 25% मार्कअप पे 20% मार्कअप पे काम कर रहे हैं। तो शायद ये चीजें 1.2 से डिवाइड कर दूं कि नहीं समझ आई बात की? चले, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। क्या बात समझ आती है? ओके, 1.20x 2500 और x इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 1.2। तो यही बात बन गई जो मैं लिख रहा था। चलें जी, बताइए क्या वैल्यू आती है? 2083। बस ठीक है, 2083 काफी है। और यहां पे यही रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। अच्छा, ये मैंने रुपीज इन थाउजेंड में नहीं किया, 2.1 कर लें और इसको भी 2.1 कर लें, ये राउंड ऑफ करके 2.1 कर लें, 2.1 2.1। ठीक है जी, ओके है। अब बताइए रिपेयर एक्सपेंस का ताल्लुक इसके साथ है जी। एडजस्टमेंट 2 से हमारा प्रॉफिट 2.1 से कम हो जाएगा और यहां पर परचेजेस में कमी हो रही है, तो परचेजेस में कमी अगेन एडजस्टमेंट नंबर 2 2.1। ठीक है जी, चलें आगे। अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेबल इनवर्ट कैरेज इन है, आपको पता ही है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट कैरेज इनवर्ट्स, और कैरेज इनवर्ट्स आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल में आती है। अमाउंटिंग टू 20,000 एंड 10,000। ले जी, सैलरीज जो अनपेड है वो 20,000 है और जो कैरेज इनवर्ट है वो 10,000 है। ठीक है जी, एंट्री कर देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर है जी 3। सैलरी एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा डेबिट, और चूंकि पेबल है कैश में कर नहीं सकता। कितने से जी? 20,000 है तो 20। और इसी तरीके से कैरेज इन, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट का मतलब कैरेज इनवर्ट, कितने से? 10 से। और कैरेज पेबल, ये भी पेबल है भाई, ये भी 10 से। एंट्री कोई हुई नहीं, छोड़ दें, और यही एंट्रीज यहां पर रिपीट हो जाएंगी रेक्टिफिकेशन में। सैलरी एक्सपेंस 20, सैलरी पेबल 20, उसके बाद कैरेज इन 10 और कैरेज पेबल 10। ठीक है जी। अब एक्सपेंस पे तो सैलरी और कैरेज का फर्क आ रहा है, सैलरी यहां पर आएगी भाई। एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी बढ़ रही है यानी प्रॉफिट कम हो रहा है, कितने से? 20 से। और कैरेज इनवर्ट से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है यानी खर्चा बढ़ा है यानी प्रॉफिट कम हो रहा है, 10 से, सॉरी। ठीक है जी, बोले सब अच्छा है? ओके, अगली बात करते हैं। ओल्ड फर्नीचर आइटम्स वर सोल्ड फॉर ₹3,000 एंड एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। द बुक वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स वर ₹2,000। कोई पुराना फर्नीचर है जी, 3,000 रुपए का बेच दिया और इनकी बुक वैल्यू थी 2,000, और ये सेल जो है वो हमने कहां पे ऐड कर दी? सेल्स में ऐड कर दी। तो अब क्या करना पड़ेगा जी? सबसे पहले तो ओरिजिनल एंट्री निकालें। क्या एंट्री करेंगे आप? अब यहां पे देखिए ये फर्नीचर बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन का कोई डाटा मौजूद नहीं है, ना मेरे पास डेट ऑफ परचेज है, तो इसका मतलब है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं नहीं निकाल सकता। तो ठीक है, बुक वैल्यू निकाल देते हैं जैसे लास्ट सवाल में किया था। तो बुक वैल्यू कितने की है भाई? 2,000। तो क्या फर्नीचर 2 से क्रेडिट हो जाएगा? ओके। उसके बाद कैश अगर देखा जाए तो कितने का बेचा मैंने? 3 का। तो कैश डेबिट होना चाहिए 3 से, और आज हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन आ गया 1 का।
बात समझ आती है? मैंने क्या एंट्री कर दी? मैंने तो सेल्स में लिख दिया सारा कुछ, कैश 3 से, सेल्स 3 से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप अब ये होगा कि मुझे रेक्टिफिकेशन करनी है। कैश से ही डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 1 से क्रेडिट नहीं हुआ तो 1 से क्रेडिट कर दें। फर्नीचर भी क्रेडिट नहीं हुआ, फर्नीचर को भी क्रेडिट कर दें। और सेल्स गलत क्रेडिट हो गई, इसको डेबिट कर दें। ले जी, अब सेल्स का डेबिट होना, सेल्स की कमी मतलब प्रॉफिट में कमी, और ये प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर, तो यहां पर हो जाएगी सेल्स 3 से कमी तो प्रॉफिट में 3 से कमी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर एडजस्टमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये अदर इनकम में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे गेन आ रहा है, ये तो सीधा सीधा 1 का प्रॉफिट में इजाफा है। सब अच्छा है। उसके बाद एडजस्टमेंट है जी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वो नमाज का टाइम है। ओके जी, कहां पर थे हम ब्रेक से पहले? कितनी हो गई है जी एडजस्टमेंट? ओल्ड फर्नीचर वाली हो गई। सी पे आ जाइए। ₹24,500 वर पेड टू अ क्रेडिटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड डेबिटेड टू परचेजेस। ले जी, फरमाते हैं कि हमने क्रेडिटर को 24,500 की परचेजेस की और सॉरी माजरत 25,000 की परचेजेस की और 24,500 हमने उसको दे दिया और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई। अगर मैं ये कुछ मिटा दूं ऊपर वाली 2-3 एडजस्टमेंट्स तो इजाजत है? यहां तक मिटा देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5। तो अगर एडजस्टमेंट नंबर 5 की बात की जाए तो क्या क्रेडिटर क्रेडिट पूरे से होना चाहिए था 25 से, और सॉरी माजरत डेबिट, आई एम सॉरी, एंट्री ही उल्ट पुल्ट हो गई। क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था 25 से, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 24.5 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड जिसको हम क्या कहते हैं परचेजेस, ये होना चाहिए था 0.5 से। क्या मैंने सही नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे? वो बोले सही लिखा है गलत लिखा है? सही है, ओके, सब अच्छा है। चलें जी, कितने बाकी? अच्छा चलें, ओके। ले जी, अब किया क्या मैंने? डेबिटेड टू परचेजेस, परचेजेस को डेबिट कर दिया। क्या गलत एंट्री कर दी मैंने जी? मैंने एंट्री क्या कर दी होगी? एंट्री मैंने की होगी परचेजेस डेबिट और पेमेंट्स एंट्री मैंने कर दी होगी। अब रेक्टिफाई करना है जी। सबसे पहले क्रेडिटर को 25 से डेबिट, अच्छा इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी ये जरा तो मुझे बताएं। रेक्टिफिकेशन मुझे बताइए, रेक्टिफिकेशन इसकी क्या होगी? ओ सॉरी, कैश यार, आई एम सॉरी, कैश किया होगा ना, कैश। ले जी, अब बताइए रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, क्या हुआ? कर दें। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि परचेजेस क्रेडिट हुआ नहीं हुआ? अभी जरा एंट्री तोड़ के करते हैं। कैश हो गया जी, कैश को छोड़े। परचेजेस डेबिट हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो इसका इंपैक्ट करने के लिए ये भी 24.5 से होगी। तो इसका मतलब परचेज इकट्ठी 25 से ही क्रेडिट होगी। क्या ये बात सबको समझ आई? बात सबको समझ आई? तो इसका मतलब है हमारे से जो रेलेवेंट एंट्री है वो सिर्फ 25 है, परचेजेस में कमी हो रही है 25 से, यानी कि प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है 25 से। तो एडजस्टमेंट 5 हम यहां पे लिख देंगे। ओके जी, सब अच्छा है? नहीं बोलेंगे। सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹30,000, तो सेल्स डे बुक को ओवरकास्ट कर दिया गया 30,000 रुपए से। तो क्या मतलब है इसका? भाग लो एंड पे, ये इधर पहली लाइन, इकट्ठे क्यों बैठे रहो? चीजें उठाओ, चलो पीछे उस तरफ जाओ, शाबाश शाबाश, चलो एक लाइन आगे हो, इधर कोने पे बैठो, उधर वो पीछे, शाबाश, बस इस लाइन में बस घुस जाओ अंदर। ओके हाँ, बैठ जाओ यहाँ पर। चलें जी, अब बताइए जी,
सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹30,000। 30,000 से सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हुई है, इसका क्या मतलब है जी? क्या एंट्री करेंगे आप? सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है, रॉन्ग एंट्री क्या है भाई? रॉन्ग एंट्री क्या है जी? ओवरकास्ट में ओरिजिनल एंट्री तो कोई नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री भी कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवरकास्ट है ना, टोटल में गलती है, तो एंट्री तो कोई नहीं हुई। सेल्स ज्यादा शो की हुई है हमने, तो अगर सेल्स ज्यादा शो की हुई है तो सेल्स को कम करने की जरूरत है। और दूसरा तरफ सस्पेंस, कितनी वैल्यू भाई? 30 से। तो सेल्स में कमी हो रही है, अगर सेल्स में कमी हो रही है तो मतलब प्रॉफिट में कमी हो रही है। एडजस्टमेंट 630 से प्रॉफिट में कमी। और लास्ट है जी, एन अमाउंट ऑफ ₹67,000 वॉज कैरिड फॉरवर्ड इन द परचेज डे बुक एज 6700। 67,000 रुपीज की जो अमाउंट है वो परचेज डे बुक में 6700 से चली गई, यानी कि परचेजेस कम गई आगे, परचेजेस को बढ़ाने की जरूरत है, ऐसी है ना। तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की गलती है और इसमें कोई ओरिजिनल या रॉन्ग एंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको परचेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। परचेजेस आपको कितने से बढ़ानी पड़ेंगी भाई? जानी चाहिए थी 67 से और आप ले गए सिर्फ 6.7 से, तो इसका मतलब है परचेज कम गई हुई आगे। बताएं जी। 60.3 से परचेज बढ़ानी पड़ेगी, 60.3 ले जी, ठीक होगी बात। परचेज बढ़ रही है यानी कि प्रॉफिट कम हो रहा है। 60.3 एडजस्टमेंट 7 जी के मसला। अब करना क्या है जी? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालें, इसका और इसका डिफरेंस ले, कितना बनता है? कौन सी वाली? सॉरी माजरत, किधर रह गई है? किधर रह गई? किधर है? किधर है? किधर है? किधर है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है इसमें। किधर है? नहीं है, किधर है? ये देखें, नहीं है, नहीं है। मैंने कहा अभी बाद में ना कहेंगे सर ने गेड़ा करा दिया। मेरे पास है ही नहीं एफ। तो हो सकता है आपके पास पुराना वॉल्यूम हो, ओके, तो पुराने वॉल्यूम में हो सकता है हो, ठीक है। चले, और तुम यहां पे भी गुफ्तगू कर रहे हो, इंसान बन जाओ। मेरे पास वो दरवाजे की ऑप्शन है, वरना खिड़की की ऑप्शन भी है मेरे पास। ठीक है जी, सवाल खत्म हुआ। तो बात क्या हो रही थी? बात यह हो रही थी कि यहां से आप एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अब तक वैसे आपको निकाल लेना चाहिए था, एडजस्टेड जीपी आपको अब तक निकाल लेना चाहिए था। जो इंक्रीज डिक्रीज है उसका इंपैक्ट यहां पे लेंगे आप और नेट प्रॉफिट निकालेंगे। यार वैसे बता ही दे, एडजस्टेड कितना है जी जीपी? 1008.8 और डिक्रीज हो रहा है भाई जीपी। बताइए कितने से डिक्रीज हो रहा है? इंपैक्ट ऑफ जीपी 41.2 से जीपी कम हो रहा है। 1050 माइनस 1008.8। ले जी, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बता दें। बोलिए, कहिए, अर्ज कीजिए, हुक्म कीजिए, इरशाद कीजिए, फरमाइए। अल्फाज मुक गए पर आप लोगों की वो नहीं मुकी। बोले जी। 162.56। तुम आगे क्या करने आए हो? या तुम बैग ही ले जाओ पीछे। आपकी बुक ये है? आजा मेरा भाई और करीब आ जाए, कर लेते, ठीक है, ओके, पक्की बात, ओके। यार तुम्हारे पास बुक नहीं है, अब तुम ये लो। ओ, ये कहाँ से लिया तुमने? सॉफ्ट फॉर्म में तुम्हें किताब मिल गई? स्कैंड फॉर्म में? स्कैंड फॉर्म में मिली हुई किताब? कि ये सही वाली पीडीएफ है? एक तो ना तस्वीरें उतार के बनाई होती है, पिक्चर्स फॉर्म में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
ओके, गॉट इट मैन, गॉट इट। आए जी मशरिकी मंसूआत की तरफ, ईस्टर्न प्रोडक्ट, सॉरी वो साथ ही था सवाल, ये इसके ऊपर ही सवाल पाया जाता है। क्वेश्चन 5 के ऊपर मिलेगी आपको क्वेश्चन 4 की लाश, पेज 393। ये सवाल आपने ट्राई किया था? इस सवाल में किसी को कोई मसला है? हाँ, मसला हो या ना हो मैंने तो कराना, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था बस। अच्छा, कोशिश करते हैं कि इस सवाल में डायरेक्ट ही रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करें, कोशिश करते हैं, शायद कुछ ना कुछ हम कामयाब हो जाए। आइए जी क्वेश्चन 4 मिल गया मेरे भाई को, 393। मेरा भाई ये मोबाइल पे आंसर देखेगा, साथ साथ व्हाट्सएप देखेगा, साथ साथ फेसबुक देखेगा। यार तू मेरा भाई इधर आ जाए। द ट्रायल और करो बातें। द ट्रायल बैलेंस ऑफ ईस्टर्न प्रोडक्ट शोड अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ ₹6264। शॉर्ट क्रेडिट, छोटा सा क्रेडिट है भाई हमारे पास। भाई जितना मर्जी हो, ट्रायल बैलेंस हमारा आउट है भाई, ट्रायल बैलेंस हमारा आउट है। तो ट्रायल बैलेंस आउट है तो चाहे ₹1 का फर्क हो, चाहे ₹1 अरब का फर्क हो, फर्क होता है भाई। अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंस, छोटे शौकत ने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज देन कैलकुलेटेड एट ₹9,56,180, और प्रॉफिट जो है वो 956,180 है। द फॉलोइंग एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स वर डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली। करना क्या है, जनरल एंट्रीज करनी है और नेट प्रॉफिट रिकैलकुलेट करना है, वो तो अब आप कर ही लेंगे। अच्छा, अब सवाल में सिर्फ नेट प्रॉफिट की रिकैलकुलेशन है, अब सवाल में जीपी नहीं है। तो अगर कोई परचेज वगैरह की कोई ट्रांजैक्शन आ गई फिर क्या करेंगे? अगर कोई परचेज वगैरह की ट्रांजैक्शन आ गई, उसकी एडजस्टमेंट आ गई, सेल की आ गई, फिर क्या करेंगे? और फिर नेट में ही करते हैं, अब फिर नेट में ही करेंगे सारा कुछ। ओके, सबसे पहली एडजस्टमेंट, एन इनवॉइस ऑफ ₹3700 वाज डेबिटेड टू परचेजेस बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक इनवॉइस 3700 की परचेजेस में डेबिट कर दी गई, लेकिन चीजें जो हैं वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई, बल्कि वो साल के बाद रिसीव हुई, इसीलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट नहीं थी। तो सर अगर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट नहीं थी तो मुझे बताइए, क्या इनको परचेज के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए था? रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, एक बात इसके अंदर ना बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरी जो कहना चाहिए स्टॉक काउंट है ना, वो बिल्कुल ठीक हुआ होगा। उसकी जो मैंने एंट्री की होगी, डेबिट क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, वो एंट्री ठीक होगी। स्टॉक में काउंट जो नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन परचेजेस मेरी गलत हो गई होंगी। क्या ख्याल है आपका? तो मैंने डेबिट परचेजेस गालिबन क्रेडिट क्रेडिटर किया होगा या क्रेडिट कैश किया होगा, जो कुछ भी किया होगा वो एंट्री मेरी गलत हो गई होगी। तो इसका मतलब है डेबिट परचेजेस क्रेडिट क्रेडिटर्स मैंने कर दिया होगा, नहीं करना चाहिए था। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेजेस। तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन कर दें आज, बोले? ओके चले जी, आज डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत करते हैं। देखते हैं कितनी एडजस्टमेंट्स हो पाती हैं। क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 4 है ये। सवाल नंबर 4, सबसे पहली एडजस्टमेंट, हो मैन, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन। डेबिट परचेज क्रेडिट क्रेडिटर किया होगा जो कि गलत था, आज डायरेक्ट ही रेक्टिफिकेशन करते हैं। डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेजेस, कितने से मेरे भाई? कितने से? सवाल गुम गया। 3700 से। छोटी छोटी अमाउंट्स है, पूरी लिख देते हैं। 3700 एडजस्टेड प्रॉफिट बना लेंगे कि बना दूं साथ ही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 12 सितंबर तक कह लो जो कहना है। 12 सितंबर को मैं होऊंगा और मेरी मुस्कुराहट होगी। फिर आप सोचेंगे कि सर आप देख के मुस्कुरा रहे हैं कि देख के हंस रहे हैं हम पे। अल्लाह माफ करें, इंशाल्लाह मुस्कुराएंगे। असल मुस्कुराहट तो नवंबर में आएगी। 2-3 कौन सी नवंबर को? 2 नवंबर को। 2 नवंबर जो भी है, जब भी आएगी, बस आपको समझ आ गई है। कितना है जी अनरजिस्टर्ड? कितना है जी? 956 सो रहा है तू इधर। 95
9,56,180। ठीक है जी, आगे चले जी। अच्छा सॉरी, परचेजेस में कमी हो रही है तो मतलब प्रॉफिट में इजाफा 3700 से। क्या ये 1 मिलियन का प्रॉफिट हो पाएगा? जानने के लिए देखिए इस एपिसोड के अगले 20 मिनट। आगे चलें जी। या तुम उधर क्या देख रहे हो? आगे चलें, जो पीछे देखेगा पत्थर का हो जाएगा। पॉइंट 2, स्टोर इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹8100 एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹3600 was sold for 2500. कैश वॉज डेबिटेड एंड स्टोर इक्विपमेंट वॉज क्रेडिटेड, नो अदर एंट्रीज वर मेड। ले जी, सबसे पहले भाई साहब ने क्या फरमाया, जिस स्टोर इक्विपमेंट की कॉस्ट 8100 थी, बुक वैल्यू 3600 थी, एक्यूमुलेटेड निकल आएगी, 2500 का सेल कर दिया गया। जबकि हमने क्या हरकत की, हमने कैश को डेबिट करके स्टोर इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा ये ना जरा डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन मुश्किल है इसकी डायरेक्ट इसकी जरा कर लेते हैं, ओरिजिनल रॉन्ग कर लेते हैं। तो वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट, इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से, कॉस्ट कितनी है 8100, डेबिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसे निकलेगी, मेरे पास बुक वैल्यू मौजूद है और बुक वैल्यू है जी 3600, तो 8100 माइनस 3600 4500। कैश कितना है जी 3500, 2500। लॉस आ गया प्रॉफिट आ गया, लॉस ही होगा जिंदगी में, लॉस ही लॉस चल रहे हैं, बताइए 1100। अच्छा मैं आपके बिहाफ पे कह रहा था, अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा था। ओके, मेरे तो माशाल्लाह गेन ही गेन है भाई, इसलिए कहता हूं सीए कर लो। ठीक है जी, अब हरकत क्या हुई भाई, हरकत ये हुई के कैश वॉज डेबिटेड एंड स्टोर वॉज क्रेडिटेड। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया 2500 से। ये होते हैं ना पढ़ने के नुकसान, एंट्री गलत कर रहा, ये आप होंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो, ये वो छोटे शौकत आप होंगे। ओके, ये एंट्रियां कर रहे होंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दें 4500 से। कैश डेबिट होना चाहिए था, हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दें। इक्विपमेंट क्रेडिट 8100 से होना चाहिए था, आपने कितने से किया 2500 से। तो बकाया कितने से करने की जरूरत है, 8100 में से 2500 निकाल दें, कितना जी 5600। इधर आ जाएं, कैश हो गया, तो मेरे हाल में एंट्री मैच होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वो भी तो एडजस्टमेंट होगी। हाँ जी, क्या करें अब उसका, व्हाट शुड बी डन जे? क्या मेरे पास डेट ऑफ डिस्पोजल है? तो मुझे क्या पता कब डिस्पोज हुआ है, कितने माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? एज्यूम करें डिस्पोज्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है मेरे भाई, ओके मेरे भाई, सब अच्छा है। अब सुकून है ना जिंदगी में कि बेसुकून ही है? ये देख तेरे बगैर कह रहा है सुकून है, तू बना ले उसका दोस्त अपना। बात समझ आ गई? आती है ना भाई को डलवानी। ओके, सब अच्छा है, सब अच्छा है यहां तक। चले जी, मेरे ख्याल में सिर्फ प्रॉफिट पे इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा, ऐसे ही है, प्रॉफिट लॉस पे आएगा। तो लॉस आ रहा है, प्रॉफिट में कमी हो रही है, तो 1100 एडजस्टमेंट 2। बात समझ आती है कि पहले भी जाती है? पॉइंट नंबर 3, ओ ये तो डायरेक्ट टापो टाप। A check of ₹1850 received from a customer was बेइज्जत on 25 जून 2013, but no entry was made in the book. सर डिसऑनर्ड चेक की एंट्री क्या होती है भाई? यार तुम बातें कर रहे हो यार, डिसऑनर्ड चेक की एंट्री क्या होती है? चेक का आना डेबिट बैंक क्रेडिट डेटर, और चेक का बेइज्जत होकर वापस चले जाना क्रेडिट बैंक। डिसऑनर का मतलब यही होता है ना, क्रेडिट बैंक डेबिट डेटर। तो इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है? हम डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे जी। मुझे डेटर को वापस बढ़ाना पड़ेगा और अपने बैंक बैलेंस को कम करना पड़ेगा। कितने से भाई? किधर क्या गुम गया? 1850। और इसका तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है मेरे भाई, नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। खा देते हैं यार आप लोग।
चलो जी आगे चलते हैं। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 15,200 वॉज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। ले जी, परचेज था ऑफिस इक्विपमेंट का, इसको परचेज अकाउंट में हमने एंटर कर दिया। शहजाद नहीं है आप भी डायरेक्ट करने की कोशिश करें। इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, आपने क्या कर दिया? परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। परचेजेस को कम कर दे, इक्विपमेंट को बढ़ा दे। कितने से? 15,200। और भाई इसकी डेप्रीसिएशन वो भी तो चार्ज करनी पड़ेगी। एज्यूम करें साल के पहले दिन परचेज कर लिया तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगा दें 10%। 15,200 इंटू 10%, 1520, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1520। प्रॉफिट पे इंपैक्ट, परचेजेस में कमी मतलब प्रॉफिट में इजाफा 15,200। एडजस्टमेंट 4, और फिर एडजस्टमेंट 4 में ही डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट में कमी 1520। क्या 1 मिलियन हो पाएगा प्रॉफिट? क्या 1 मिलियन प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं? टू टाइम। आप भी टू टाइम ले लें। नहीं खेलते रहे बचपन में यार? कौन लोग हो यार टू टाइम का नहीं पता? पता है यार खुदा का वास्ता तुम्हें टू टाइम का नहीं पता? यार तुम कौन हो यार? तुम मोबाइल पे सांप वाली गेम खेलने वाले बंदे हो यार। कभी तुमने चोर सिपाही नहीं खेला? कभी तुमने पुलिस चोर नहीं खेला? कभी तुमने बर्फ पानी नहीं खेला? अजीब बंदे हो तुम। अजीब लोग यार, तुम लोगों ने मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं देखी हुई। तुम फिर पीछे देख रहे हो। पॉइंट नंबर 5, अ परचेज इन वॉइस और रुपीज 197 वॉज डेबिटेड टू द सप्लायर अकाउंट एज रुपीज 917। एक परचेज इन वॉइस 197 रुपए की सप्लायर अकाउंट में 917 की चली गई जी। क्या करूं? एंट्री क्या हुई होगी? गलत है। सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी? परचेज इन वॉइस 197, क्रेडिटर 197, ये होना चाहिए था। मैंने क्या कर दिया होगा? मैंने एंट्री कर दी होगी परचेज 197, सप्लायर क्रेडिट 917। सप्लायर में ज्यादा अमाउंट चली गई तो क्रेडिटर को कम करने की जरूरत है, तो क्रेडिटर को कम कर दें। एडजस्टमेंट नंबर 5, क्रेडिटर को कम कर दें जी। 917 माइनस 197, बोलिए 774, और दूसरी तरफ सस्पेंस, क्योंकि परचेज में तो अमाउंट सही गई है। प्रॉफिट पे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। क्रेडिटर का मैंने गलत कर दिया, सॉरी। 720, 720, 420 जमा 300, 720। कमाल है यार, मार्कर कोई भी सही नहीं। चलें जी आगे। अब बोले पढ़ पढ़ के थके तो नहीं? आगे चलें। अभी तो जिंदगी शुरू है मेरे भाई। अभी तो पहला सब्जेक्ट है कैफ का। अभी तो देखें, अभी तो 6 और पढ़े हैं, 6 के बाद फिर 6 और पढ़े हैं, उसके बाद 2 और पढ़े हैं, और फिर जिंदगी में बस पढ़नी है आपको। ऐसे ही है जिंदगी, तो फिर ऐसे ही है जिंदगी, तो ऐसे ही चलेगी। कौन सी वाली? मुझे पढ़ने तू मेरा भाई, मुझे लग रहा है तुम ना थक गया सारा। सुने भाई हाजिर है। अब परचेज इन वॉइस 197 की वो सप्लायर अकाउंट में डेबिट हो गई 917 से। ये मैंने वाकई गलत तो नहीं कर दी? एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट 197 से। क्या ये एंट्री होनी चाहिए थी? ये बात समझ आती है? एंट्री कर क्या दी? और सप्लायर अकाउंट में क्रेडिट कितने से हो गई? अब ये ज्यादा हो गई, अब इसको कम करने की जरूरत है, तो मैंने कम कर दिया। ओके,
सही एंट्री की थी, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था ये। जी भाई, नहीं परचेज तो ठीक डेबिट हुई है ना, परचेज तो ठीक है, सही हुई है, परचेज तो ठीक डेबिट हुई है, परचेज में तो कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों की बस हो गई है यहां पे। तो ये 197 ही है मेरे दोस्त, पढ़े दोबारा। परचेज इनवॉइस ऑफ 197 वॉज डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट एज 917। ये मेरा ही फोन है, सॉरी, सही कह रहे हैं आप, ये क्रेडिटर भी डेबिट हुआ है भाई, ये क्रेडिटर भी डेबिट हुआ है, सॉरी ये सही, इसमें सही कह रहे हैं आप, सही मिस्टेक है, क्रेडिटर भी डेबिट कर दिया उसने, दोनों डेबिट कर दिए, ऐसे ही है, हालांकि क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था। क्या बात समझ आई? अब रेक्टिफिकेशन क्या बनेगी, अब क्या बनेगी, अब क्रेडिटर को क्रेडिट होना चाहिए था, हमने डेबिट कर दिया है, तो अब क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। अब कितने से, कितने से जी, सबसे पहले इस 917 के डेबिट को खत्म करें, ओके, और उसके बाद से मजीद क्रेडिट करें, यह करना था। माजरत जी, पहले एंट्री गलत हो गई थी, माजरत। और डेबिट सस्पेंस कितने से, नहीं, ओके, सबको बात समझ आ गई। क्रेडिटर को मैंने डेबिट किया हुआ था, तो वो डेबिट भी, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले जो गलत डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट किया, और उसके बाद जो असल से क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट किया, तो 1114। ठीक है जी, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, वो पहले ही कम हुआ हुआ है, वो क्रेडिटर पहले ही डेबिट हो गया, ठीक है, आपने दोनों ही डेबिट कर दिए। आगे चलें जी। परचेज रिटर्न्स बुक वाज अंडर कास्टेड बाय 650, परचेज डे बुक में हमने कम टोटल किया हुआ है 650 का, यानी कि परचेज रिटर्न कम गई हुई है भाई, परचेज रिटर्न कम गई है। ओ बोल तो परचेज रिटर्न को बढ़ाने की जरूरत है ना, तो अगर परचेज रिटर्न को बढ़ाना है मेरे भाई, तो परचेज रिटर्न को बढ़ाना है तो फिर क्या होगा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करें तो वो बढ़ती हैं, तो मुझे सॉरी, मेरे जेहन में वो आ रहा था, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, सॉरी, मुझे परचेज रिटर्न को बढ़ाना है, सॉरी। तो परचेज रिटर्न कितने से हो गई यार, ओके 650, डेबिट सस्पेंस। यार किसका फोन है यार, चीप बंदे हुए। अच्छा मेरा ही है, सॉरी। आज लेट हो गया ना, बता के नहीं आया 650, ओके चले जी, 650 तो परचेज, अब जरा सुने सुने, परचेज रिटर्न में इजाफा मतलब परचेज में कमी, परचेज में कमी मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में कमी, कॉस्ट ऑफ सेल में कमी मतलब खर्चे में कमी, खर्चे में कमी मतलब प्रॉफिट में इजाफा। तो एडजस्टमेंट 6 कितने से, 650, मुझे नहीं लगता इसमें मिलियन होना है, दुआ करना मेरे लिए यार, है कौन, मैं देखूं तो सही। ओ तेरी है, ओ तेरी है, आगे चले, पॉइंट सब, बस 2 पॉइंट रहेंगे। The opening balance of furniture account was brought forward as rupees 18,300 instead of 13,800. Depreciation on furniture is provided at the rate of 10%. भाई साहब कहते हैं कि जी फर्नीचर अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 18,300 से ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 13,800 की बजाय, तो कोई ओरिजिनल एंट्री नहीं होगी, कोई गलत एंट्री नहीं होगी, लेकिन चूंकि बैलेंस आप ज्यादा ले गए तो फर्नीचर अकाउंट को कम करने की जरूरत है, कितने से, 18,300 माइनस 13,800। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं एडजस्टमेंट नंबर 7, डायरेक्ट ही काम करते हैं, कोई ओरिजिनल नहीं, कोई रॉन्ग नहीं, फर्नीचर अकाउंट ज्यादा बन चुका है, इसको कम करें। कितना जी, 18,300 से आया हुआ है, और कितने से आना चाहिए था,
13,800 से, तो कितने से कम करना है? 4500 से। और डेबिट इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन का फर्क तो पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मैंने ज्यादा पे चार्ज कर दी होगी, क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन को कम करना है, इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 4500 का कितने परसेंट है डेप्रिसिएशन? 10%। एक्सपेंस में कमी, प्रॉफिट में इजाफा। ओके यार क्या देख रहे हैं यार, मतलब पूरा आपको नहीं आते, अजीब लोग हैं यार, डरता पड़ता किसी से नहीं हूं। चलें जी, पॉइंट नंबर 8 जी। ओए ऐसी की तैसी। पॉइंट नंबर 8, चले जी आगे चले। अब बैलेंस ऑफ ₹730 इन द सेल्स लेजर, तू हॉस्टल में रहता है कमरा। बैलेंस ऑफ ₹730 इन द सेल्स लेजर इज टू बी ऑफसेट अगेंस्ट अ बैलेंस ऑफ ₹880 इन द परचेज लेजर। ले जी भाई साहब क्या फरमा रहे हैं, असल में होता यह है, 2 मिनट के लिए बात सुनिएगा। बैलेंस शीट में करंट एसेट में आ रहा होता है बैंक 100 से, और हो सकता है करंट लायबिलिटीज में एक दूसरे बैंक से आपका ओवरड्राफ्ट चल रहा हो वो 60 से। तो मुझे बताइए, क्या मैं अपनी बैलेंस शीट में इन दोनों को नेट ऑफ करके यहां पे खाली 40 लिख सकता हूं? क्या मैं 40 लिख सकता हूं? आंसर इज नहीं लिख सकता। मुझे स्टैंडर्ड इस बात की इजाजत नहीं देता। स्टैंडर्ड मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को आपस में नेट ऑफ कर दूं। अगर यही करना था तो पूरी बैलेंस शीट बनाने की क्या लॉजिक है? मैं एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी सबको नेट ऑफ करूं, एंड पे जीरो ही बचना है, जीरो लिख दूं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है ना, दोनों बराबर होनी है। अगर मुझे नेट ऑफ ही करना है तो मैं सबको नेट ऑफ करके जीरो लिख देता हूं, ये बैलेंस शीट है जीरो, ये लो। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड इस बात की बिल्कुल आपको इजाजत नहीं देता कि आपने एसेट और लायबिलिटीज को आपस में नॉक ऑफ नहीं करना। ये तो एक सिनेरियो है। अच्छा, एक और सिचुएशन भी बन सकती है, और सिचुएशन ये बन सकती है कि करंट एसेट्स के अंदर आपके पास डेटर्स आ रहे हैं, और डेटर्स के अंदर एक बंदा आ रहा है जिसका नाम है शौकत, जिससे आपने 100 रुपया वसूल करना है। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर आ रहे हैं जिसमें बंदा वही आ रहा है शौकत, जिसको आपने 60 रुपए देने हैं। तो क्या ऐसी बात हो सकती है कि शौकत, मैंने तुम्हारे से 100 रुपया लेना है और तुम्हें 60 रुपया पे करना है, एक काम करते हैं बस तुम मुझे 40 दे दो, एडजस्टमेंट खत्म। क्या यह काम हो सकता है? इस काम की इजाजत आपको स्टैंडर्ड देता है, लेकिन वो ये कहता है कि इंश्योर कर लो कि डेटर और क्रेडिटर सेम हो। ऐसा नहीं है कि शौकत का डेटर और सदीक का क्रेडिटर आपने आपस में नॉक ऑफ किया हुआ है, ऐसे नहीं होगा। जो डेटर है वही क्रेडिटर होना चाहिए, सबसे पहले ये इंश्योर कर लो, एक बात। और दूसरी बात ये कि आपस में डिस्कस कर लो कि क्या तुम ये काम करना चाहते हो। अगर तो ये एडजस्टमेंट हो जाती है तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इंश्योर कर लो और अपने डेटर से मशवरा कर लो या क्रेडिटर से मशवरा कर लो, जिसको भी आप उसको कहना चाहें, शौकत से मशवरा कर लो, और अगर दोनों इस बात पे एग्री होते हैं तो कर लो। यहां से ना हम थोड़ी सी बात IAS 8 में जाके करेंगे कि कभी कभार होता है कि इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं, कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है। वो जो IAS 8 है ना, वो बेसिकली है चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन एस्टिमेट, ठीक है, अकाउंटिंग एरर्स, इस तरह की चीजें। तो वो IAS 8 में हम देखेंगे कि उनका क्या करना होता है। तो फिलहाल वो बात वहां पे करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो अब यहां पे वो कहता है कि भाईजान 730 डेटर, 880 क्रेडिटर, ये आपस में ऑफसेट करना है, इज टू बी ऑफसेट। अगर वो सवाल में कह रहा है ना तो उससे लड़ने नहीं बैठ जाना कि मुझे लग रहा है तूने पूछा नहीं होगा इससे, बस ठीक है। अगर वो कह रहा है ऑफसेट करना है तो इसका मतलब है सारी बातें पूरी हो रही हैं, इसलिए वो आपको कह रहा है। तो अब आपको जी देखिए, फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त से 100 रुपया वसूल करना है और उसको 60 रुपए देने हैं, तो क्या पहले आप उसे जाके 60 रुपए दे के आएंगे फिर वो आपको 100 रुपया देने आएगा? कैसे कोई बात होगी? या वो सीधा आपको 40 रुपए दे जाए तो बात खत्म हो जाएगी? जो बात समझ आई? अब आप पहले 60 देने जाएंगे फिर वो आपको 100 देने आएगा तो 40 का हिसाब पूरा होगा। या वो खुद ही आगे 40 दे जाए, कह दे सारा हिसाब क्लियर, या चले आपने उसका 100 देना है उसने आपका 100 देना है तो कैंसिल कर दें। ये तो बात समझ आती है। तो अगर बैलेंस एक तरफ थोड़ा ज्यादा होगा तो वो दूसरी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। यहां पे रिसीवेबल थोड़ा है, पेएबल ज्यादा है हमारी किताबों में,
तो क्या मैं डेटर को 730 से क्रेडिट कर दूं? बोले। और क्रेडिटर को 730 से डेबिट कर दूं तो नॉक ऑफ हो गया। देखिए जरा बात को समझिए, किताबों के अंदर डेटर आ रहा है कितने से? 730 से, और क्रेडिटर आ रहा है 880 से। हमेशा कम वाली अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। अब मैंने 730 वसूल करने हैं, 880 पे करने हैं। मैं उसको कह देता हूं यार तू अपने घर बैठ, मैं तेरे पास 150 रुपया लेके आ रहा हूं। बात समझ आई? आप एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री चलें, एंट्री तो यहीं पे करेंगे हम, 8वीं एंट्री। अब देखिए, क्रेडिटर आपका डेबिट होगा कितने से? नोट नहीं करनी अभी, ये गलत एंट्री कर रहा हूं मैं। क्रेडिटर डेबिट करेगा 880 से, और डेटर आपका क्रेडिट होगा 730 से। ऐसे ही है? बोले ऐसे ही होगा। और साथ आप उसको कैश पे करके आएंगे 150 का। ऐसी एडजस्टमेंट होगी ना, क्रेडिटर भी खत्म, डेबिट भी। लेकिन उसने कहीं ये नहीं बताया कि आपने कैश पे किया है। उसने ये नहीं बताया कि आपने कैश पे किया है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप कैश की एंट्री नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि क्रेडिटर अभी पे होने वाला रहता है 150 से। तो जो आपने क्रेडिटर का लेजर बनाया होगा जिसमें ब्रॉड डाउन 880 आया होगा, ये डेबिट हो जाएगा 730 से, और 150 अभी भी पड़ा होगा जो कि आपने भी उसको पे करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डेटर की बात की जाए तो उसके अंदर जो ब्रॉड डाउन 730 पड़ा होगा वो इस एडजस्टमेंट से ख़त्म होके तो ज़ीरो हो गया होगा। अब बात समझ आई? तो अब हमारे पास बाकी बस 150 पड़ा है, वो हम उसको पे कर देंगे बाद में कभी। अगर वो कह देता पेमेंट भी कर दी तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कैश करके इसको भी ख़त्म कर देता। क्या इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट है? नहीं है। एडजस्टेड निकाल लीजिएगा। ओके, तो अच्छा है, परसों मुलाकात होती है।